हमने जो चैप्टर शुरू करा था आपके साथ, चैप्टर का नाम था अकाउंटिंग फॉर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ESOP। तो मैंने इसमें आपको बताया था कि इसकी स्टोरी क्या थी। तो अगर आपको याद हो, कहानी कुछ ऐसी थी कि एक कंपनी के अंदर एक एम्प्लॉय होता है जो काम करता है, लेकिन कंपनी को एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ क्या करते थे, छोड़ के चले जाते थे। तो फिर 90s के अंदर जब ये समस्या ज़्यादा हुई तो कंपनियों ने इसका एक निवारण निकाला। मतलब कंपनियों ने सोचा कि चलो एक काम करते हैं। तो एक लंबा सा यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे हो, मैं उसको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। तो कंपनी ने क्या करना शुरू करा, कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को बोला कि अगर तुम 3 साल तक, मतलब ऐसी एग्जाम्पल के लिए कि अगर तुम 3 साल तक हमारी कंपनी में काम करते रहोगे और नौकरी छोड़कर नहीं जाओगे तो हम तुम्हें ये एक अभी लेटर दे देते हैं जिसमें ये लिखा हुआ है कि तुम हमारी कंपनी के 2000 शेयर्स ले सकते हो, और वो भी मात्र 20 रुपये में, जबकि आज उसी शेयर का मार्केट में दाम है 2000 रुपये। तो एम्प्लॉय को लगता है कि ये मेरा एक काफ़ी नोशनल फ़ायदा हो सकता है, तो इसीलिए एम्प्लॉय सोचता है चलो 3 साल नौकरी कर लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। तो इस 3 साल के समय को हम कहते हैं वेस्टिंग पीरियड। फिर उसके बाद कंपनी उस व्यक्ति को, उस एम्प्लॉय को अपना ऑप्शन एक्सरसाइज करने के लिए कुछ समय की मोहलत देती है, जिसको हम कहते हैं एक्सरसाइज पीरियड। फिर इसमें कुछ टर्म्स थे जिन पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, थोड़ा वो देख लेते हैं। टर्म्स कुछ ऐसे थे कि जिस दिन हमें ऑप्शन ग्रांट होता है उस दिन जो भी एक्सरसाइज प्राइस है और जो भी मार्केट प्राइस है उनके डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, फेयर वैल्यू, राइट। और ये फेयर वैल्यू अगर आप ध्यान से एनालाइज करो तो एम्प्लॉय के लिए ये एक तरह से फ़ायदा है और कंपनी के लिए ये एक तरह से नुकसान है। ये हो गया। फिर अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी एम्प्लॉय 3 वर्षों के दौरान नौकरी छोड़ देता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स। तो मैंने इसमें आपको बताया था कि वो एक तरह से कि कोई अमरूद का जो पौधा है वो बीच में ही तोड़ के चला गया, यानी कि अभी वो कच्चा है, पक्का नहीं हुआ। और अगर कोई एम्प्लॉय 3 साल कंप्लीट होने के बाद फिर ऑप्शन लेने से मना कर देता है तो हम उसको क्या बोल देते हैं, वेस्टेड ऑप्शन लैप्स। तो ये हमारा एक चार्ट था। बात करें अकाउंटिंग की, इस चैप्टर की, तो मैंने कहा था अकाउंटिंग बहुत सिंपल है, यानी कि इसमें हमें जर्नल एंट्रीज जो करनी है, जब हम ऑप्शन ग्रांट करती है कंपनी तो कुछ नहीं करेगी। उसके बाद ईयर के एंड पर, इसका हमने पूरा लॉजिक भी समझा था एक सवाल में, कि कंपनी अपने लिए एक सबसे पहले खर्चा बुक करती है, तो इस खर्चे को वो डेबिट करती है और खर्चे का नाम होता है ECE, शॉर्ट में हमने ECE बोल दिया था। और डेबिट एस्पेक्ट क्रिएट करने के बाद कंपनी को एक क्रेडिट एस्पेक्ट भी क्रिएट करना पड़ता है। तो क्रेडिट एस्पेक्ट क्रिएट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि डायरेक्टली शेयर कैपिटल नहीं दिखाती कंपनी, तो एक नकली रिजर्व क्रिएट कर देती है। तो इस नकली रिजर्व का नाम हमने दे दिया था ESOO। तो ये हमने ईयर एंड पर एक एंट्री पास कर ली थी और ईयर एंड की एंट्री खर्चे की ट्रांसफ़र हो जाती है P&L के अंदर। फिर इसके बाद हर साल वो ईयर एंड की एंट्री चलती रहेगी। फिर जब फाइनली ऑप्शन को लेने का दिन आएगा, यानी कि कंपनी को जब शेयर्स इशू करने होंगे, तो आपकी एंट्री मैंने लिखवाई थी बैंक अकाउंट डेबिट, यानी कि कंपनी को जितने रुपए मिले, ESOO अकाउंट डेबिट। ESOO अकाउंट डेबिट होने का भी मैंने लॉजिक आपको सिखा दिया था कि हमारा वो जो फर्जी रिजर्व था, नकली रिजर्व था, वो एक तरह से हम खत्म कर रहे हैं, उसको डेबिट कर रहे हैं। और फिर उसके बाद 2 शेयर कैपिटल, यानी कि कंपनी शेयर्स इशू कर देती है और जो भी बैलेंसिंग फिगर बचती है वो सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से शो हो जाता है। और फिर उसके बाद जितने भी वेस्टेड ऑप्शन लैप्स होते हैं, बीच में हमने ये भी लिखा था कि अगर कोई बीच में नौकरी छोड़ देगा, यानी अनवेस्टेड ऑप्शन अगर लैप्स होंगे तो हमें कुछ नहीं करना, लेकिन जब वेस्टेड ऑप्शन लैप्स हो जाते हैं तो फिर हम उनकी भी एंट्री करते हैं। उसमें भी हम रिजर्व को ख़त्म करके उस पैसे को, मैंने इसमें ये सिखाया था कि ICAI की गाइडलाइन के तहत हम P&L में नहीं डालते, P&L के बड़े भाई जनरल रिजर्व में डाल देते, तो वो आपकी अकाउंटिंग हो गई थी। ठीक है जी, तो कॉन्सेप्ट याद आ गया। चलो, तो आज हम 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, और मतलब आज के 2 क्वेश्चन करके एक प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा चैप्टर
फिनिश हो जाएगा। क्वेश्चंस बचेंगे लेकिन चैप्टर फिनिश हो जाएगा, क्योंकि आज के दोनों क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो हम शुरू करेंगे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 5। तो आप इस एक स्टार लगा सकते हो, अपने रजिस्टर में मार्क कर लेना इलस्ट्रेशन 5। पढ़ते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। पी लिमिटेड ग्रांटेड ऑप्शन फॉर 8000 इक्विटी शेयर्स। पी लिमिटेड ने 8000 इक्विटी शेयर्स के ऑप्शंस दिए ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ ₹10। नॉमिनल वैल्यू का मतलब होता है फेस वैल्यू। तो एक शेयर की कीमत यानी कि फेस वैल्यू है 10 ऑन 1 अक्टूबर 2000। तो 1 अक्टूबर 2000 को कंपनी ने 8000 शेयर्स के ऑप्शंस ग्रांट करे एट ₹80। तो ये 80 क्या है? एक्सरसाइज प्राइस। वेरी गुड, ठीक है। तो आपको लिंक ध्यान रखने। व्हेन द मार्केट प्राइस वॉज ₹170 और मार्केट प्राइस कह रहा है वॉज 170। तो आप अपने आप अब जल्दी से बताओ फेयर वैल्यू 90। वेरी गुड, ठीक है ना। द फेयर वैल्यू पर ऑप्शन इज ₹90। उसने भी दे दिया, हालांकि जरूरत नहीं दी। द वेस्टिंग पीरियड इज 4.5 years। 4.5 साल नौकरी करनी है। चलो तो पहले इतना हम डायग्राम बना लेते हैं ना एनालिसिस करने के लिए। तो एक अच्छा सा टाइम स्केल डायग्राम बना लेते हैं हम। तो ये हमारा ईयर है और कब से शुरू करें इसको हम? 1 अप्रैल 2000 से 2000 से शुरू कर लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर्स बना लेते हैं। पहले 3 4 5, ठीक है। और ये 31 मार्च 2001, 31 मार्च 2002, 31 मार्च 2003, 31 मार्च 2004, 31 मार्च 2005। तो स्टोरी के तहत जो है लिखा है कि कंपनी ने जो ऑप्शन ग्रांट करे हैं 8000 ऑप्शंस ग्रांट करें ऑन 1 अक्टूबर 2000 को करें हैं, ठीक है। तो 1 अक्टूबर का दिन जो है वो होगा यहाँ पे बिल्कुल पहले फाइनेंशियल ईयर के बिल्कुल बीचों बीच 1 अक्टूबर। तो इसके नीचे लिख सकते हैं ऑप्शंस। कितने ऑप्शंस ग्रांट करे हैं? 8000, जिनका एक्सरसाइज प्राइस है कितने रुपए का? 80 रुपए का। मार्केट प्राइस है कितने रुपए का? 170 रुपए का। और फेयर वैल्यू है FV, या पूरे ही लिख लेता हूँ कहीं पता चला बच्चा सोचे फेस वैल्यू। फेयर वैल्यू है ₹90। तो ये इतनी बात दे रखी है पहले तो। और क्या दे रखा था कि 4.5 साल का वेस्टिंग पीरियड है। तो 4.5 साल का हिसाब लगा सकते हैं, मतलब आप 4.5 साल। तो 4.5 साल मतलब 6 महीने तो ये हो गए इस साल के, और फिर उसके बाद 1 2 3 4, तो मतलब पूरे एग्जैक्ट 31 मार्च 2005 तक पहुंच जाएगा कारवां, है ना। तो मतलब इस लाल गोले से लेकर एक तरह से पूरा एग्जैक्ट 31 मार्च 2005 तक पहुंच जाएंगे 4.5 साल, 4.5 years। ऑल राइट, ठीक है। तो ये हमारा रेड कलर से वेस्टिंग पीरियड हमने बना लिया। चलो आगे पढ़ते हैं। फिर उसके बाद लिखा है कॉमा 4000 अनवेस्टेड ऑप्शंस, कच्चे अमरूद के फल। 4000 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स्ड ऑन 1 दिसंबर 2002। तो 1 दिसंबर 2002 के दिन 4000 लोगों ने नौकरियां छोड़ दी। तो 1 दिसंबर 2002 का दिन कहीं यहाँ कहीं पड़ेगा। तो 1 दिसंबर को लिख सकते हैं 4000 ऑप्शन लैप्स्ड। तो 4000 लोगों ने तो बीच में ही दम तोड़ दिया, नौकरी छोड़ दी कि भाई हमसे नहीं हो पाएगा।
फिर उसके बाद 3000 ऑप्शंस वर एक्सरसाइज्ड, 3000 लोगों ने कहा कि हम अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज करना चाहते हैं। कब करना चाहते हैं? 30 सितंबर 2005। ठीक है, तो 30 सितंबर 2005 मतलब ऑब्वियसली वेस्टिंग पीरियड ख़त्म होने के बाद ही आएगा, तो और 6 महीने बाद एक सितारा सा बना लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ हमारे 3000 ऑप्शंस ने एक्सरसाइज कर लिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, हमको दे दो शेयर्स। तो 3000 ऑप्शंस मतलब एक्सरसाइज्ड। तो इन लोगों ने शेयर्स ले लिए 30 सितंबर को। तो ऑब्वियसली अब आप सिंपल मैथ्स खुद भी लगा सकते हो। टोटल कितने ऑप्शंस थे? 8000। 4000 ने नौकरी छोड़ दी थी, 3000 ने ले लिए, तो कितने बच गए? 1000। तो वो लैप्स ही होंगे, उसने भी दे रखा है। एंड 1000 वेस्टेड ऑप्शन लैप्स्ड, तो 1000 जो है वो एंड में लैप्स हो गए। पास जर्नल एंट्री फॉर द अबव ट्रांजैक्शन। ठीक है ना। चलो, तो अब हम करते हैं एग्ज़ाम के हिसाब से। तो अब हमको एग्ज़ाम में तो जर्नल एंट्रीज करनी है। तो एग्ज़ाम में आप फॉर्मेट पूरा बना लेना जर्नल एंट्रीज का। अभी हम फॉर्मेट नहीं बना रहे, लेकिन हाँ वैसे कायदे से करते हैं। चलो, तो जर्नल एंट्रीज, ठीक है। तो डायग्राम पे बस डिस्कस करते रहेंगे। तो सबसे पहले येलो कलर से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ऑप्शन ग्रांट करने का दिन आएगा 1 अक्टूबर 2000। तो तब हम क्या एंट्री करेंगे? नो एंट्री, कुछ नहीं करेंगे। तो वो तो छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, और हमारा सबसे पहले ईयर का एंड आएगा ये 31 मार्च 2001। तो अब हमें इस ईयर एंड पर एंट्री करनी है। तो डेट डाल देते हैं 31 मार्च 2001। तो एंट्री लिख लेते हैं पहले, अमाउंट थोड़ी देर में निकालते हैं। तो एंट्री तो थी क्या? ECE अकाउंट डेबिट टू ESOO अकाउंट। ECE अकाउंट डेबिट टू ESOO अकाउंट, है ना। और दूसरी एंट्री थी PNL अकाउंट डेबिट टू ECE अकाउंट। PNL अकाउंट डेबिट टू ECE अकाउंट, ठीक है। अब हमें इसका क्या निकालना है? अमाउंट निकालना है। तो वो हम अभी तो इसके नीचे निकाल लेते हैं, लेकिन आप थोड़ा एग्जाम में ध्यान रखना कि ये एक वर्किंग नोट है बेसिकली। लेकिन अभी चलो ठीक है, थोड़ा सा और हम सीखने पे फोकस कर रहे हैं, तो अभी हम यही निकाल लेते हैं। तो इसका हमने एक फॉर्मूला लिखा था, वो मैं वहीं पीछे जाके एक बार पुराने सवाल में आपको दोबारा दिखा भी देते हैं, और वहीं से अपना इस सवाल का पुट भी कर लेंगे। जो ओरिजिनली लिखवाया था वो फॉर्मूला था नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल होल डिवाइडेड बाय वेस्टिंग पीरियड इनटू फेयर वैल्यू। तो ये हमारा कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट था कि कंपनी का जो भी टोटल नुकसान हो रहा है डिवाइड बाय वो उसको वेस्टिंग पीरियड पे एलोकेट कर देगी, इनटू एक्सपायर्ड पीरियड जितना समय बीत गया, और माइनस एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड, है ना। तो हम इसी को मतलब यूज़ करते हुए लिख लेते हैं। तो नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल कितना है? अभी हमारे नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने अवेलेबल हैं? 8000, है ना। अभी तो 8000 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इनटू फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू कितनी? 90, होल डिवाइडेड बाय वेस्टिंग पीरियड, वेस्टिंग पीरियड कितना? 4.5, है ना, 4.5 साल। तो ये तो बन गया पहले हमारा एक ब्रैकेट, इनटू एक्सपायर्ड पीरियड, कितना समय एक्सपायर हुआ है वो आप यहां से देख लो। कितना समय एक्सपायर हुआ है? 1 साल। तो ये हो जाएगी क्लासिक गलती। क्योंकि अब 1 साल में गलती क्यों हो जाएगी? अगर आप इसी ईयर एंड पर 1 साल एक्सपायर कर दोगे तो अगले ईयर एंड पर कितने एक्सपायर करोगे? फिर 2 साल। उसके अगले ईयर एंड पे कितने एक्सपायर कर दोगे? 3 साल। उसके अगले ईयर एंड पे कितने एक्सपायर कर दोगे? 4 साल। तो आखिरी ईयर एंड पर आप कितने एक्सपायर कर दोगे? 5 साल। और 5 साल तो एक्सपायर हो नहीं सकते क्योंकि उनकी उम्र ही 4.5 साल है, हमारे
जो ऑप्शंस हैं। तो जो पहले साल एक्सपायर्ड पीरियड है वो लॉजिकली अगर आप सोचोगे तो सिर्फ कितने हैं, आधा साल, 6 मंथ्स का है, राइट। क्लियर हो गया पॉइंट। तो बस इसको इसलिए ध्यान से लिखते हैं। तो इनटू 1 साल नहीं लिखना, आधा साल लिखना है। तो आप 0.5 लिख सकते हो, इस पर हाईलाइट कर देता हूं ताकि याद रहे बात। तो आधा साल ही एक्सपायर हुआ है अभी, तो ये कितना आ जाएगा, 80,000। ठीक है, तो 80,000 लिख लेंगे हम, 80,000। बाकी फॉर्मेलिटी के लिए लिख रहे हैं माइनस एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड। तो वो आपको पता है ये भी पहला वर्ष है, तो अभी तो हमने कुछ भी एक्सपेंस रिकॉग्नाइज नहीं कर रखा। तो हमारा इस साल कितना खर्चा हम बुक कर लेंगे, 80,000। ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो हम अपनी एंट्रियों में 80, 80, 80 और 80 इसकी एंट्री कर लेते हैं। चलो ठीक है जी। अब इसके बाद अब डायग्राम पे आगे बढ़ते हैं येलो कलर से। अब अगला साल फिर शुरू हुआ, अगला साल में हम आगे बढ़ के कोई भी इवेंट नहीं हुआ तो सीधा सेकेंड ईयर के एंड पर पहुंच गए। तो अब फिर से डेट डालेंगे सेकेंड ईयर की, 31 मार्च 2002। एंट्री लिख लेते हैं, ECE अकाउंट डेबिट टू ESOO अकाउंट, और दूसरी एंट्री PNL अकाउंट डेबिट टू ECE अकाउंट। तो ECE अकाउंट डेबिट टू ESOO अकाउंट और PNL अकाउंट डेबिट टू ECE अकाउंट। अब फिर से इस साल का निकाल लेते हैं खर्चा। तो नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल 8,000, अभी भी 8,000 हैं, इनटू फेयर वैल्यू आपकी है 90, होल डिवाइडेड बाय वेस्टिंग पीरियड है आपका 4.5 साल, इनटू कितना है एक्सपायर्ड पीरियड 1.5, क्योंकि आपको 1.5 साल हो गए ऑप्शन को ग्रांट करे हुए। तो ये कितना आ जाएगा मैथमेटिक, 2,40,000, 2,40,000 माइनस एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड। कितना खर्चा हम ऑलरेडी अभी तक बुक कर चुके हैं, पिछले साल हमने कर लिया था 80,000 है ना पहले साल का। तो यानी कि इस साल आप कितना खर्चा बुक कर लोगे, 1,60,000। तो ये सबको क्लियर हो गया। सर 1 दिसंबर 2002 को तो 4,000 हाँ, तो वो अब अगले वर्ष पड़ेगा मेरे मित्र, इसीलिए चित्र को देखना बहुत जरूरी है। तो अभी हम कहाँ खड़े हैं, दूसरे वर्ष के अंत में, यहाँ खड़े हैं। अब जब अगले वर्ष जाएंगे तब वो 4,000 लोग नौकरियां छोड़ेंगे, ठीक है सर। तो इसीलिए चित्र बहुत जरूरी है। कई बार दिमाग में हम पूरा चित्र नहीं बना पाते तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, तो हम इसीलिए चित्र पर भरोसा करके आगे बढ़ रहे थे। तो अगले वर्ष सर वो नौकरी छोड़ेंगे, अब वो आएगा। तो क्लियर है सब बच्चों को। चलो, तो सर ने पूछ ही लिया तो अब अगला वर्ष में आ ही जाते हैं। तो अब हम येलो कलर से जब थर्ड ईयर में आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले 1 दिसंबर 2002 को नौकरियां छोड़ दी लोगों ने, तो इसकी एंट्री करनी है हमको, नहीं करनी, ठीक है। तो हमें एंट्री नहीं करनी, और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। अब थर्ड ईयर एंड पर खड़े हैं हम, यहां पहुंच गए। तो अब हमें फिर से थर्ड ईयर एंड पर एंट्री करनी है 31 मार्च 2003। तो डेट डाल देते हैं 31 मार्च 2003। ECE अकाउंट डेबिट टू ESOO अकाउंट और PNL अकाउंट डेबिट टू ECE अकाउंट, है ना। तो पहले हमने एंट्रियां लिख ली।
अब फॉर्मूला लगाते हैं। चलो तो अब ध्यान से लगाएंगे मेरे साथ, या आपसे पूछ के लगाते हैं। तो नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल, हाँ तो इस बार अब थर्ड ईयर के एंड पर सिर्फ कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं? सिर्फ 4000। तो इस सबको बात क्लियर है? ठीक है। इनटू फेयर वैल्यू 90 डिवाइडेड बाय वेस्टिंग पीरियड 4.5 साल, ये एक ब्रैकेट बन गया, इनटू एक्सपायर्ड पीरियड 2.5, क्योंकि 2.5 साल हम एक्सपायर कर चुके। तो कितना आएगा जी ये? 2 लाख। तो 2 लाख रुपए का हमारा टोटल खर्चा हो गया 2.5 साल का, माइनस एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड। कितना खर्चा आप ऑलरेडी बुक कर चुके हो? कितना खर्चा हम ऑलरेडी बुक कर चुके हैं? तो वो चेक भी कर सकते हैं हम। हमने सबसे फर्स्ट ईयर खर्चा बुक करा है 80,000 का, सेकेंड ईयर में खर्चा बुक करा है 1,60,000 का। तो इसका मतलब आप 2 वर्षों में अभी तक कितना खर्चा बुक कर चुके हो? 2,40,000, राइट? क्लियर है सब बच्चों को? तो इससे वो सिचुएशन क्रिएट हो गई जिस पर लास्ट लेक्चर पर भी काफ़ी माथापच्ची करी थी हमने। तो आपका कुल टोटल खर्चा ही 2 लाख का अभी तक होना चाहिए, और आप पीएनएल पर ऑलरेडी 240 का बर्डन डाल चुके हो, बुक कर चुके हो। तो इस साल का जो एक्सपेंस है वो इसीलिए आपका -40 आ रहा है। तो -40 आने का मतलब क्या बताया था कि एक तरह से आपने अपने पीएनएल में ज़्यादा एक्सपेंस चार्ज कर रखा है, तो उल्टा ये 40,000 तो लॉजिकली पीएनएल में वापस क्रेडिट होना चाहिए, राइट? याद आ गया? तो पहले सबको क्लियर? तो जो हमने ऊपर दोनों एंट्रियाँ लिखी हैं अब ये काटनी पड़ेंगी, मतलब ये गलत हो गई, हो नहीं सकती, तो दोबारा से ब्लॉक बना के काट लो आप चाहें कि भाई ये एंट्री अब नहीं हो सकती है, तो मैं तो हटा देता हूँ, आप काट दो। तो फिर क्या एंट्री सिखाई थी बताओ इस केस में? किसे याद है कि भाई अब हमें खर्चे की उल्टी एंट्री करनी पड़ेगी? तो एंट्री आपको लिखवाई थी ESOO अकाउंट डेबिट, यानी कि वो जो नकली रिजर्व हम बनाए जा रहे हैं उसमें से पैसा आप थोड़ा कम करेंगे। ESOO अकाउंट डेबिट टू पीएनएल करना चाहिए पर हम करेंगे नहीं, तो क्या करेंगे? टू जनरल रिजर्व, क्योंकि हम पीएनएल के बड़े भाई को उस दिन मैंने बताया था यूज़ करते हैं, तो हम ये 40,000 जनरल रिजर्व में डाल देंगे, बात वही है। तो बिल्कुल क्लियर हो गया सब बच्चों को? तो ये आपको बस इतना बात का ध्यान रखना है। तो थर्ड ईयर एंड पर कहानी उल्टी हो गई, तो हमने ये एंट्री कर ली। अब चलो अब डायग्राम में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद येलो कलर पे फोकस करते हैं। अब हम आगे बढ़ के पहुंच गए हैं 31 मार्च 2004 पर। तो अब हम यहाँ खड़े हो जाते हैं और फिर से ईयर एंड की 2 एंट्रियाँ करते हैं। 31 मार्च 2004 का दिन है, तो 2 एंट्री फिर से वही लिख लेते हैं। ECE अकाउंट डेबिट टू ESOO अकाउंट, और दूसरी एंट्री लिख लेते हैं PNL अकाउंट डेबिट टू ECE अकाउंट। अब वापस से फॉर्मूला लगाते हैं। तो नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल 4,000 है ना, वो तो हमारे पास अभी पता ही है, इनटू फेयर वैल्यू 90 होल डिवाइडेड बाय वेस्टिंग पीरियड 4.5 साल, ये एक ब्रैकेट बन गया, इनटू एक्सपायर्ड पीरियड 3.5। तो ये खर्चा कितना?
2,80,000 का माइनस एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड, कितना खर्चा हम अभी तक बुक कर चुके हैं, 2 लाख। ठीक है, तो वो आप वैसे भी चेक कर सकते हो, और नहीं तो आप पिछली वर्किंग में देख सकते हो, जो क्यूमुलेटिव फिगर आती है वो वैसे भी वही डिनोट करती है। लेकिन अगर आपको वैसे चेक करना हो तो हमने पहले साल कितना एक्सपेंस बुक करा था, 80, दूसरे साल एक्सपेंस 160, तीसरे साल हमने 40 को उल्टा करा था, तो वो जुड़ेगा नहीं, घटेगा, माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब आप 3 वर्षों में या अब तक 2 लाख रुपए का एक्सपेंस बुक कर चुके। ठीक है, सबको क्लियर है भाई? ओके, तो 2 लाख रुपए का खर्चा आप अब तक बुक कर चुके हो। तो इस साल 80,000 का खर्चा और रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो एंट्री के अंदर अमाउंट डाल देते हैं 80। चलो ठीक है जी। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं डायग्राम पर, और मुझे लगता है अब हम काफ़ी आगे तक बढ़ चुके हैं। तो येलो कलर पर फोकस करें। अब हम पहुंच जाते हैं आगे बढ़ के 31 मार्च 2005, मतलब कि वेस्टिंग पीरियड जब ख़त्म होना है, अब वो दिन भी आ गया, ईयर एंड भी आ गया। तो 31 मार्च 2005 तारीख लिख लेते हैं। और एंट्री है ECE अकाउंट डेबिट टू ESOO अकाउंट और PNL अकाउंट डेबिट टू ECE अकाउंट। चलो, तो बच्चों ने तो जल्दी से निकाल लिया है, तो एक्सपेंस निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल 4000 इंटू फेयर वैल्यू 90 डिवाइडेड बाय वेस्टिंग पीरियड 4.5 साल और इनटू एक्सपायर्ड पीरियड 4.5, 4.5 साल कंप्लीट हो गया ना, क्योंकि तो इसका मतलब हमारा टोटल खर्चा है 3,60,000 माइनस एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड, कितना आप अब तक रिकॉग्नाइज कर चुके हो, 2,80,000। ठीक है, सबको क्लियर हो गया? वेरी गुड, 2,80,000। तो इस साल हम 80 का एक्सपेंस और बुक कर लेंगे या रिकॉर्ड कर लेंगे। तो एंट्री के अंदर अमाउंट डाल लेते हैं 80। तो 4.5 साल कंप्लीट, सारे खर्चे बुक हो गए। तो पहले यहां तक एंट्रियां एक फ्लो में कंप्लीट हो गई, राइट? अब हम आगे चल सकते हैं। तो खैर आगे तो 2 ही इवेंट बचे हैं, वो ओरली भी देख सकते हैं। पहला इवेंट तो ये कि अब 30 सितंबर 2005 वाले दिन 3,000 लोगों ने तो क्या कह दिया था कि हमें शेयर्स दे दो। तो इसकी एंट्री करते हैं। 30 सितंबर वाले दिन 3,000 शेयर्स अलॉट कर देते हैं। तो तारीख डाल लेते हैं 30 सितंबर 2005। तो पहले हम कॉन्सेप्चुअल एंट्री लिख लें शेयर्स इशू करने की। बैंक अकाउंट डेबिट, तो 3,000 शेयर्स आपने इशू करे, इनटू क्या लिखवाया था, मतलब प्राइस क्या लेना होगा, हमें कितने रुपए मिलते हैं, एक्सरसाइज प्राइस। ठीक है भाई, सबको याद आ गया? तो हमें कितने रुपए मिलते हैं, एक्सरसाइज प्राइस। तो एक्सरसाइज प्राइस कितना है, 80। तो 2,40,000। फिर नकली रिजर्व को खत्म कर देते हैं। ESOO अकाउंट डेबिट, इसमें क्या वैल्यू लिखवाई थी, क्या था कॉन्सेप्ट, फेयर वैल्यू, राइट, 90। तो नकली रिजर्व को खत्म कर दो, कितना आ गया, 2,70,000।
टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो 3000 शेयर्स इनटू, इसमें तो आपको पता ही है कि क्या लिखना है हमेशा, फेस वैल्यू 10, 30,000। तो इसका मतलब ये कि क्या बैलेंस बच गया, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, बैलेंसिंग फिगर वो निकालना 4,80,000। तो ये आपका सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंस बच गया। तो क्लियर हो गया सबको बिल्कुल। तो आपने शेयर्स इशू कर दिए, और शेयर्स इशू करने के बाद एट द एंड ऑफ एक्सरसाइज पीरियड, उसकी तारीख शायद नहीं दे रखी, तो मैं कोई तारीख नहीं लिखता, ऐसी मेंशन कर लेते हैं कि एक्सरसाइज पीरियड ख़त्म होने पर क्या हुआ या क्या होता है, वेस्टेड ऑप्शन हमारे लैप्स हो जाते हैं। तो 1000 वेस्टेड ऑप्शन थे जो लैप्स हो गए, है ना, 1000 बच गए थे जो लैप्स हो गए। तो 1000 वेस्टेड ऑप्शन लैप्स करने की क्या थी एंट्री, हाँ, ESOO अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। तो 1000 आपके वेस्टेड ऑप्शन लैप्स हो गए, और इसमें क्या प्राइस लिखते हैं, क्या वैल्यू लिखते हैं, फेयर वैल्यू, वो आपको कॉन्सेप्ट में बताया था। ESOO में हमेशा फेयर वैल्यू ही लिखते हैं। तो कितने रुपए, 90,000। ओके। तो आपको मान लो कभी भी क्रॉस चेक करना हो, थोड़ा सा 30 सेकेंड लगा के एग्जाम में, मान लो आप ये सॉल्व कर रहे हो 8 नंबर का क्वेश्चन या 5 नंबर का क्वेश्चन फुल वाला, तो आप ESOO देख लिया करो कि ये 0 हो गया, तो थोड़ी सी शॉर्टी हो जाएगी कि ठीक है हम। तो जैसे शुरू से चेक करते हैं हम भी, मान लो ये सवाल में, जैसे हमने पहले साल ESOO को क्रेडिट करा 80, है ना, तो आप बस ऐसे दिमाग में एक वो मटका बनाते रहो कि मटके में आपने 80,000 रुपए डाल दिए रिजर्व में। सेकेंड ईयर आपने फिर ESOO को क्रेडिट करा 160, तो 160 और डाल दिए, तो कितना हो गया ESOO 240। थर्ड ईयर में आपने उस ESOO में से 40 निकाल लिए, कम कर दिए, तो अब उसमें कितने बच जाएंगे, 2 लाख। ओके। फिर उसके बाद फोर्थ ईयर आपने फिर से 80 डाल दिए, तो कितने हो जाएंगे, 280। फिफ्थ ईयर आपने फिर से 80 डाल दिए, तो कितने हो जाएंगे, 360। अब जब आपने शेयर इशू करे, तब आपने देखो कितना डेबिट करा है, मतलब कितना रिजर्व खत्म कर दिया, 270। तो आपका 360 था, उसमें से 270 तो यहां खत्म हो गया, तो कितना बच गया, 90। और वेस्टेड ऑप्शन लैप्स होते ही आपने देखो 90 का रिजर्व ये और ख़त्म कर दिया। तो इसका मतलब आज आपकी बैलेंस शीट अगर आप आज बनाओगे तो ESOO ख़त्म हो चुका है। तो इससे आपको थोड़ा सा श्योर हो जाते हैं कि हमने ठीक कर लिया। तो क्लियर हो गया क्वेश्चन ये वाला, चलो वेरी गुड, परफेक्ट। चलो अगला हम करेंगे अब डिस्कस आपके साथ इलस्ट्रेशन नंबर ये 6 है, ठीक है ना। तो इस पर आप 2 स्टार लगा लेना, सी का सिंबल बना लेना। तो एग्ज़ाम के लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यानी कि इसको आप ज़रूर करना जब भी चैप्टर रिवाइज करोगे, ठीक है ना। तो ये पढ़ते हैं, पूरा एनालिसिस करेंगे, इसमें गहरी बातें हैं, हो सकता है आपको थोड़ा सा चक्कर आए, बट इंटरेस्टिंग है। तो इसमें लिखा है चॉइस लिमिटेड ग्रांट्स 100 स्टॉक ऑप्शन टू ईच ऑफ इट्स 1000 एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो पहली ही लाइन में थोड़ा हल्का सा ट्विस्ट है बाकी सवालों की अपेक्षा। यहाँ पर उसने इस तरह से दे रखी है अंग्रेज़ी ऑन 1 अप्रैल 2001 कि इस कंपनी ने 100 स्टॉक ऑप्शंस अलॉट करे हैं ईच टू इट्स 1000 एम्प्लॉयज़। इसका मतलब यहाँ आपको डायरेक्टली नंबर ऑफ ऑप्शंस वैसे नहीं दे रखे, लेकिन आप निकाल सकते हो 1 लाख, है ना। तो यहाँ ये पहली छोटी सी ट्विस्ट हो गई।
तो कंपनी ने 1000 अपने एम्प्लॉयज़ को, हर एम्प्लॉय को 100 स्टॉक ऑप्शन लेने का मतलब ऐलान करा है। तो कुल मिलाकर मतलब आप कह सकते हो कि जो टोटल ऑप्शंस हैं वो कितने हैं, 1 लाख हैं। ऑन 1 अप्रैल 2001 फॉर ₹20, तो ये 20 क्या है, एक्सरसाइज प्राइस। डिपेंडिंग अपॉन द एम्प्लॉयज एट द टाइम ऑफ वेस्टिंग ऑफ ऑप्शंस, ठीक है, ऑप्शन वुड बी एक्सरसाइजेबल विद इन 1 ईयर व्हेन इट इज वेस्टेड। तो अब देखो इसमें वेस्टिंग पीरियड जो है वो नहीं बता रखा। तो इस क्वेश्चन की खासियत ये है कि इसकी सेकेंड लाइन में लिखा है, ध्यान से दोबारा पढ़ेंगे, डिपेंडिंग अपॉन, कि मतलब ये निर्भर करता है किस पर, एम्प्लॉयज एट द टाइम ऑफ वेस्टिंग ऑफ ऑप्शन, यानी कि वेस्टिंग होने पर या समय पूरा होने पर जो भी एम्प्लॉयज होंगे उस पर निर्भर करता है। और फिर लिखा है ऑप्शंस वुड बी एक्सरसाइजेबल विद इन अ ईयर व्हेन इट इज वेस्टेड। तो ये तो खैर एक्सरसाइज पीरियड के बारे में कह रहा है कि ऑप्शन को एक्सरसाइज करना पड़ेगा आपको कितने समय में, 1 साल में, ठीक है, व्हेन इट इज वेस्टेड। फिर लिखा है द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज ₹50 ईच। तो मार्केट प्राइस है 50 ईच, तो फेयर वैल्यू कितनी हो गई, 30, ठीक है। तो ये मैं ऊपर लिख लेता हूं, अभी थोड़ी देर में डायग्राम पे बना लेंगे। फेयर वैल्यू हो गई 30। फिर उसके बाद की लाइन बस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, दीज ऑप्शंस विल वेस्ट एट द एंड ऑफ ईयर 1। कह रहा है ये ऑप्शंस जो हैं ये पक जाएंगे, ये अमरूद का पेड़ कंप्लीट हो जाएगा, पक जाएगा एट द एंड ऑफ ईयर 1, 1 साल बाद। कह रहा है 1 साल बाद ये ऑप्शन वेस्ट हो जाएंगे अगर, इफ लगा दिया उसने, अगर इफ अर्निंग ऑफ चॉइस लिमिटेड इज 16%। तो देखो यहां पर इस सवाल में वेस्टिंग पीरियड जो है वो डायरेक्टली नहीं गिवन। वेस्टिंग पीरियड जो है वो निर्भर कर रहा है कंपनी की अर्निंग पर। तो मैं दोबारा ये अंग्रेजी पढ़ देता हूं। ये अंग्रेजी कह रही है कि दीज ऑप्शंस विल वेस्ट एट द एंड ऑफ ईयर 1, 1 साल बाद ये ऑप्शन वेस्ट हो जाएंगे अगर कंपनी कितना रिटर्न कमाती है, 16%। और फिर उसके आगे लिखा है और इट विल वेस्ट एट द एंड ऑफ ईयर 2, या फिर ये वेस्ट होंगे 2 साल बाद। और फिर से उसने इफ लगा दिया, इफ अगर द एवरेज अर्निंग ऑफ 2 ईयर्स इज 13%। कह रहा है ये ऑप्शंस वेस्ट होंगे 2 साल बाद अगर 2 साल की एवरेज अर्निंग कितने परसेंट होगी, 13%। सॉरी। और लास्टली इट विल वेस्ट एट द एंड ऑफ 3rd ईयर। कह रहा है ये तीसरे साल के एंड में जाके ऑप्शंस वेस्ट होंगे अगर इफ अगर एवरेज अर्निंग्स ऑफ 3 ईयर्स, अगर 3 साल की अर्निंग्स कह रहा है विल बी 10%। तो बेसिकली इसमें जो सारा खेल है वो इतने पैराग्राफ का है कि वेस्टिंग पीरियड की क्लैरिटी नहीं है। आज हम ये सोच रहे हैं कि वेस्टिंग 1 साल बाद भी हो सकती है, आज हम ये सोच रहे हैं कि वेस्टिंग 2 साल बाद भी हो सकती है, और आज हम ये सोच रहे हैं कि वेस्टिंग 3 साल बाद भी हो सकती है। अब इसके पीछे कंपनी की क्या साइकोलॉजी है वो मैं बता देता हूं, क्योंकि खाली नंबर पढ़ के हमारे को रट के काम नहीं करना। कंपनी देखो किस तरह सोच रही है। कंपनी ये सोच रही है, कंपनी आज मान लो यहां खड़ी है, ठीक है, कंपनी के विचार देखो। कंपनी सोच रही है कि अगर हमारे एम्प्लॉयज़ मेहनत से काम करेंगे और हम बहुत अच्छी कमाई कर लेंगे और पहले साल 16% अगर रिटर्न आ गया तो फिर तो हम इनको 1 साल बाद ही दे देंगे शेयर कि ले लो भाई तुम बहुत अच्छे लोग हो। लेकिन अगर इन नालायकों ने अच्छे से काम नहीं करा और पहले साल रिटर्न 16% नहीं आया तो फिर हम इन्हें शेयर नहीं पकाएंगे इनके, क्योंकि इसका मतलब ये काम चोर है, ये रिटर्न अच्छा नहीं दे रहे कंपनी में, तो इनको और रगड़ेंगे कि भाई अब तुम 2 साल काम करो। तो कंपनी सोचती है कि फिर हम इनसे कहेंगे कि तुम 2 साल काम करो
और फिर हम 2 साल बाद देखेंगे कि तुमने 2 साल में ऑन एन एवरेज 13% कमाया कि नहीं। अगर ये 2 साल में मिलाकर 13% भी कमा लेंगे ऑन एन एवरेज पर ईयर, तो हम इनको दे देंगे शेयर। लेकिन मान लो ये और नालायक है, एम्प्लॉयज कामचोर हैं, ये 13% भी नहीं कमा पा रहे, तो कंपनी कह रहे फिर हम इनको 2 साल में भी नहीं देंगे शेयर, तो इनको और रगड़ेंगे। तो इनको बोल दिया कि तुम्हें फिर शेयर्स तब मिलेंगे जब तुम 3 साल काम करोगे, और 3 साल में कम से कम पर एनम कितना रिटर्न दोगे? 10% पर एनम का। तो वेस्टिंग पीरियड जो है वो इसमें क्लियर नहीं है। ये इस क्वेश्चन की यूएसपी है। मतलब आपको यूएसपी समझ आ गई क्वेश्चन की कि क्या है, कि आज यहां पर खड़े होकर हम डायग्राम पे ये नहीं बना सकते कि मैं वेस्टिंग पीरियड क्या बनाऊं। हो सकता है वेस्टिंग 1 साल हो सकता है वेस्टिंग 2 साल हो सकता है 3 साल हो, ऐसा भी हो सकता है वेस्टिंग ही ना हो। अगर ये 10% भी नहीं कमा पाए, मान लो कि एम्प्लॉयज इतने निकम्मे हैं कि 3 साल काम हो गए और कंपनी का रिटर्न आ रहा है 2%, तो कंपनी कहेंगे फिर रहने दो, तुम्हें शेयर देंगे ही नहीं हम फ्री में, मतलब सस्ते में। तो बात समझ आ गई आपको क्वेश्चन की। तो इसमें वेस्टिंग जो हो रही है वो बहुत ही कंडीशनों के बीच में हो रही है। ये इस क्वेश्चन की चालाकी है। बाकी आगे पढ़ते हैं हम। आगे लिखा है 5000 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स्ड। तो ये भी एक बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है। तो आप ये बताओ कितने एम्प्लॉयज ने नौकरी छोड़ी? सोचो। 50। वेरी गुड, ठीक है। तो ये हमको कैसे पता चला? ऊपर के सेंटेंस से। हर एम्प्लॉय को कंपनी ने 100 ऑप्शंस दिए और वो कह रहा है 5000 ऑप्शन लैप्स हुए। तो आपको इससे पता चला, ऐसे पता चला कि इसका मतलब अगर 5000 ऑप्शन लैप्स हुए हैं, दैट मींस 50 एम्प्लॉयज ने नौकरी छोड़ दी है ना। हालांकि इसका यूज नहीं है, लेकिन फिर भी आपको हर पहलू पता होने चाहिए। फुल स्टॉप। फिर लिखा है 4000 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स्ड ऑन 31 मार्च 2003। उसके बाद और लोगों ने नौकरियां छोड़ दी। कितने लोगों ने नौकरियां छोड़ दी? 40 लोगों ने नौकरियां छोड़ दी। तो इन दोनों के बारे में देखो, यही लिखा है अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स। तो इससे हमें यह पता चल रहा है कि ये दोनों अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स थे, मतलब नौकरियां बीच में छोड़ दी। एंड फाइनली, लास्ट में और भी दे रखा है, फाइनली 3500 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स्ड ऑन 31 मार्च 2004। 3500 अनवेस्टेड ऑप्शन मतलब और लैप्स हो गए 31 मार्च 2004 को, यानी 35 लोगों ने और नौकरियां छोड़ दी। कंसिडर फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन इज 30 रुपए। वो तो खैर हमने निकाल ही लिया था ऊपर, उसकी तो कोई टेंशन नहीं है। फॉलोइंग वर द अर्निंग्स। अब मैं आपके सामने वो राज खोल रहा हूं। तो देखो जी, एम्प्लॉयज ने पहले वर्ष कितना रिटर्न दिया? 14%। तो क्या वेस्टिंग 1 साल होगा? नहीं। इसका मतलब एम्प्लॉयज थोड़ा सा पीछे रह गए। इसका मतलब उनका पहले साल का रिटर्न 16% नहीं आया। तो अब इसका मतलब वेस्टिंग 1 साल नहीं होगी, समय बढ़ गया। अब एम्प्लॉयज ने दूसरे वर्ष रिटर्न दिया है 10% का। तो अगर हम इसको 10% को सालाना 2 वर्षों का अगर एवरेज निकालना हो कि 2 वर्षों तक काम करके इनका एवरेज रिटर्न कितना आया है, तो वो आया है 12%। पहले वर्ष 14%, दूसरे वर्ष 10%। तो इसका मतलब पहले 2 वर्षों में इन एम्प्लॉयज ने कंपनी को कितना सालाना रिटर्न दिया है? 12%। जबकि कंपनी ने क्या कहा था कि कितना होना चाहिए? 13%। तो क्या अब 2 साल बाद इनको शेयर मिलेंगे? नहीं। तो वेस्टिंग इसका मतलब 2 भी नहीं हुई। तीसरे वर्ष इन एम्प्लॉयज ने रिटर्न दिया है 7% का। तो अगर हम 3 वर्षों के पश्चात सालाना एवरेज रिटर्न देखें, 10.33%। तो इन्होंने सालाना 10.33% पर एनम का रिटर्न दिया है 3 वर्षों के पश्चात। तो कब अब इन्हें शेयर मिल जाएंगे? मिल जाएंगे। तो क्लियर हो गया सवाल। तो इसका मतलब शेयर्स इन्हें कब मिलेंगे? 3 साल के बाद। बाकी फिर लिखा है 850 एम्प्लॉइज एक्सरसाइज्ड देयर वेस्टेड ऑप्शंस। तो 850 एम्प्लॉइज का मतलब कितने ऑप्शन एक्सरसाइज हुए? बताओ। 85,000, यानी कि 85,000 ऑप्शंस आपके एक्सरसाइज हुए, क्योंकि हर एम्प्लॉय के बाद कितने ऑप्शन है? 100।
तो 850 एम्प्लॉइज कह रहे हैं कि हम ऑप्शंस ले लेंगे, तो यानी 85,000 ऑप्शंस ले लिए गए। तो एक बार जरा निकालें कि रिमेनिंग कितने बचे जो वेस्टेड लैप्स हो रहे हैं। शुरू से शुरू कर लेते। हमारे टोटल ऑप्शंस कितने थे? 1 लाख ऑप्शंस थे। तो आप बस कैलकुलेटर पे कर लो या मेंटली कर लो। पहले 5,000 उनमें से लैप्स हुए, माइनस कर दो, ये रहे। फिर 4,000 लैप्स हो गए, माइनस कर दो, तो 91 बच गए। फिर 3,500 लैप्स हो गए, माइनस कर दो, तो कितने बच गए? 87,500। और 85,000 ने कहा हम लेना चाहते हैं, हाँ कर दी उन्होंने, तो कितने बच गए? 2,500। तो क्लियर है सब बच्चों को गणित? तो इसका मतलब 2,500 ऑप्शंस आपके लैप्स हो गए 3 वर्षों के पश्चात, या मतलब जब भी वेस्टिंग खत्म हुई उसके पश्चात। तो क्लियर हो गया क्वेश्चन? चलो, तो फिर भी हम इसका पूरा एनालिसिस एक बार बना लेते हैं, मतलब डायग्राम बना लेते हैं, ताकि फ्यूचर में रिवीजन के लिए आसान रहेगा। तो एक बार मैं दोबारा बना देता हूं आपके लिए। चलो, तो जैसे सबसे पहले डेट बना लेते हैं 1 अप्रैल 2001। यही दिन था जब कंपनी ने 1 लाख ऑप्शंस 20 रुपए के दिए थे। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2001 को लिख लेते हैं। आप सीधा एम्प्लॉइज मत लिखना, हमें एम्प्लॉइज से कोई मतलब नहीं होता, सीधा लिख लेना 1 लाख ऑप्शंस। एक्सरसाइज प्राइस है 20 रुपए और फेयर वैल्यू है कितनी? 30 रुपए। मार्केट प्राइस भी आप छोड़ दो, क्योंकि अब तो हमें पता है उसका कोई यूज तो होता नहीं। तो हमको एक्सरसाइज प्राइस पता है, हमको फेयर वैल्यू पता है ना। उसके बाद फिर है आगे बढ़ने पर 1 साल ख़त्म कर लेते हैं पहले। 31 मार्च 2002, 31 मार्च 2003, 31 मार्च 2004, और उसके बाद जो भी इस क्वेश्चन में आएगा या जैसे भी होगा देख लेंगे। फिर उसके बाद दिया है सवाल में, फिर तो कहानी थी कि 1 साल का रिटर्न इतना होगा तो दे देंगे, 2 साल का रिटर्न इतना होगा तो दे देंगे, 3 साल का रिटर्न इतना होगा तो दे देंगे, मतलब खैर उससे हमें मतलब नहीं है। फिर जो नीचे येलो हाईलाइटेड जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ से मुद्दे की बात है। 5,000 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स ऑन 31 मार्च 2002। तो 31 मार्च 2002 मतलब कौन सा साल है आपका? पहले ही साल पड़ गया है। तो मतलब यहाँ पे कहीं उसने एग्जैक्ट डेट नहीं बताई, तो हम ऐसे ही मान लेते हैं, मतलब आखिरी महीनों के दौरान मान लेते हैं। तो कितने ऑप्शन लैप्स हो गए? 5,000 ऑप्शन लैप्स्ड। 5,000 ऑप्शन तो पहले साल ही लैप्स हो गए, तो पहली नौकरी छोड़ के चले गए कि भाई छोड़ो। उसके बाद फिर दे रखा है 4,000 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स्ड ऑन 31 मार्च 2003। तो इसका मतलब 31 मार्च 2003 वाले साल में भी मतलब कुछ लोग यहाँ नौकरी छोड़कर चले गए, तो 4,000 ऑप्शंस यहाँ लैप्स हो गए। तो ये भी लैप्स हो गए। और उसके बाद दे रखा है एंड फाइनली 3,500 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स्ड ऑन 31 मार्च 2004। तो 31 मार्च 2004 वाले साल में मतलब यहाँ पर कहीं आखिरी में आके मान लेते हैं 3,500 ऑप्शंस यहाँ लैप्स हो गए। ठीक है, तो लोगों ने नौकरियां छोड़ी हैं। फिर उसके बाद लिखा है जी आगे कंसिडर द, ये तो हो गया फेयर वैल्यू, फॉलोइंग अर्निंग्स दे रखी हैं। अर्निंग का रोल समझ गए आप क्या है सवाल में, वो तो हमने कर लिया डिस्कस। फिर सीधा नीचे मुद्दा है 850 एम्प्लॉइज यानी कि 85,000 ऑप्शंस एक्सरसाइज्ड विद इन 1 ईयर। तो वो आगे बना लेते हैं अब। तो 1 साल के अंदर अंदर मतलब जो एक्सरसाइज पीरियड था, उस एक्सरसाइज पीरियड के अंदर अंदर
कितने ऑप्शंस ने हाँ कर दिया? 85,000 ऑप्शंस ने तो हाँ कर दिया कि भाई ठीक है हमें शेयर्स दे दो, टिक। तो ये एक्सरसाइज पीरियड है 1 वर्ष का। तो उसमें 85,000 शेयरों ने तो कह दिया, या ऑप्शंस ने कह दिया कि हमें शेयर्स दे दो। और बस जब वो एक्सरसाइज पीरियड ख़त्म हो गया तो कितने पके हुए लैप्स हो गए थे जो हमने लास्ट में खुद निकाला था? 2500 हमारे लैप्स हो गए। तो मतलब हमारा पूरा क्वेश्चन इस चित्र पर आ गया। अब हमें ऊपर झांकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 2500 ऑप्शन हमारे यहाँ पर लैप्स हो गए पकने के बाद। ठीक है, तो क्वेश्चन क्लियर हो गया सब बच्चों को? चलो, कि 2500 ऑप्शन कैसे आए? चलो बहुत सही क्वेश्चन पूछा सर आपने। तो हम ऐसा करते हैं, हाईलाइट कर देते हैं। सबसे पहले हमारे पास स्टार्टिंग में टोटल ऑप्शन कितने थे? 1 लाख। तो 1 लाख तो क्लियर है ना कि कैसे निकाले थे हमने। बस अब आप सिंपल मैथमेटिक्स कर लो कैलकुलेटर पे। 1 लाख में से पहले 5,000 ये छोड़कर चले गए, माइनस कर दो। फिर 4,000 ये छोड़ के चले गए, माइनस कर दो। फिर 3,500 ये छोड़कर चले गए, माइनस कर दो। ठीक है, और 85,000 ने ऑप्शंस ले लिए, ये भी माइनस कर दो। भाई इन्होंने कहा हमें लेना है, तो कितने बच गया कैलकुलेटर पे? 2500। तो इसका मतलब ये लैप्स हो गए, खत्म हो गए होंगे, है ना? तो क्लियर हो गया सबको? चलो, तो हमको अब करनी है मुंशीगिरी। तो डालते हैं हेडिंग जर्नल एंट्रीज। एग्जाम में फॉर्मेट आपको बनाना है, ध्यान रखना, लेकिन अभी हम नहीं बनाते। चलो, तो ऑप्शन ग्रांट करने वाले दिन क्या करना है? नो एंट्री। तो अब वो तो अब स्किप करके सीधा आ जाते हैं। 1 साल खत्म हो गया, 31 मार्च 2002। 31 मार्च 2002। तो अब 31 मार्च 2002 को हम यहाँ खड़े हैं। ठीक है, आप इस जो आदमी खड़ा है इस पर फोकस बनाए रखना हमेशा। आप यहाँ खड़े हो, और यहाँ खड़े होने पर 1 साल जब आपका ख़त्म हुआ कंपनी का, मतलब तो कंपनी को पता चला कि हमने 14% का रिटर्न कमाया है। तो क्या कंपनी आज अपने ऑप्शन वेस्ट कर देगी? नहीं करेगी। तो कंपनी क्या सोचेगी कि भाई इस साल तो अब मुझे ऑप्शनों को वेस्ट नहीं करना, क्योंकि इस साल एम्प्लॉयज़ ने रिटर्न नहीं दिया है, तो अब मैं इनको वेस्ट कब करूंगी? अगले साल। तो कंपनी अभी यहां पर खड़े होकर क्या सोचेगी कि अब मैं इनको कब वेस्ट करूंगी? अगले साल। तो हम पहले इस ईयर एंड की एंट्रियां लिख लेते हैं, फिर अमाउंट निकाल लेंगे, उस पर भी चर्चा करते हैं। तो पहले एंट्री लिख लेते हैं, वो तो सिंपल है। ECE अकाउंट डेबिट टू ESOO अकाउंट, और PNL अकाउंट डेबिट टू ECE अकाउंट। तो इसका हम अमाउंट निकाल लेते हैं कि कंपनी क्या खर्चा बुक करेगी। तो एक बार इस बार आप बोलो इंग्लिश। नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल, वेरी गुड। तो कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं बताओ यहाँ पे? क्लियर है सबको? 95,000, वेरी गुड। तो 95,000 ऑप्शंस हमारे अवेलेबल हैं। इनटू फेयर वैल्यू 30, वेरी गुड, है ना? 30 ये रहा, लिख लिया था। डिवाइडेड बाय वेस्टिंग पीरियड। अब इसमें ये सबसे बड़ा प्रश्न है, सवाल की यूएसपी ही ये है कि डिवाइडेड बाय वेस्टिंग पीरियड क्या? उस पर अभी आते हैं, अभी छोड़ देते हैं। इनटू एक्सपायर्ड पीरियड। तो अभी 1 ही साल हुआ है, अभी तो पहले साल में 1। तो अब आप बताओ वेस्टिंग पीरियड मतलब क्या? 3 इयर्स। तो देखो, हम जहां खड़े हैं आपको बिल्कुल वहां पे अपने आप को खड़ा करके इमेजिन करना है, तभी बात समझ आएगी। तो ये जो आदमी है, हम अभी यहां खड़े हैं, ठीक है?
क्या आपको यहां खड़े होकर पहले से भविष्य पता है? क्या आप भगवान भोलेनाथ हो कि आपको ये यहां खड़े होकर पहले से पता है कि अगले साल रिटर्न 10% आने वाली है? बताओ, क्या आपको पहले से पता है? नहीं पता ना। सब बच्चे बात समझ रहे हैं? तो आपको कैसे पता यहां खड़े होकर कि वेस्टिंग पीरियड 3 साल होगा? जब आप अभी यहां खड़े हो 1 साल के बाद, भाई हमने 1 साल अभी 1 साल बिता दिया और हम यहां अभी खड़े हैं, तो हम क्या सोचेंगे यहां खड़े होके कि भाई अगले साल एम्प्लॉइज काम कर लेंगे, इस साल नहीं कर पाए अगले साल कर लेंगे। तो कंपनी अकाउंटिंग करती है कंजर्वेटिज्म, प्रूडेंस के हिसाब से। तो कंपनी तो ये सोचेगी ना कि अब तो इसका मतलब हो सकता है मुझे अगले साल वेस्ट करने पड़ जाए। तो इस पॉइंट पर खड़े होकर आपको यह सोचना है कि आज जब कंपनी यहां खड़ी है, जहां ये आदमी खड़ा है, तो क्या कंपनी को आज ही ये पता है कि अगले साल रिटर्न 10 ही रहने वाली है? अभी तो नहीं पता ना कंपनी को। तो आज कंपनी क्या सोचे, बस आपको यह सोचना है कि इस पॉइंट पर खड़े होकर कंपनी क्या सोचेगी कि मुझे अगले साल वेस्ट करना पड़ेगा या 2 साल बाद वेस्ट करना पड़ेगा। भाई ये हमें आज सोचना है। अगले साल सोचेगी ना कंपनी। तो भाई मान लो मेरी कंपनी है, इस साल रिटर्न कम रह गया, मैं क्या सोचूंगा कि अगले साल तो मैं कमा लूंगा और अगले साल मुझे वेस्ट करने पड़ेंगे। कंपनी को अभी तो नहीं पता ना कि भाई अगले साल हम रिटर्न कम कमा पाएंगे और फिर ये वेस्टिंग पीरियड और बढ़ जाएगा। ये बात तो हमने सवाल पढ़ के, मतलब वो तो हमें पता है वैसे एज ए मुंशी कि हम क्योंकि पहुंच गए 3 साल आगे। लेकिन जहां पर अभी कंपनी खड़ी हुई है, कंपनी का अभी ईयर एंड हुआ है पहला, कंपनी तो यहां पर है अभी, तो उस समय कंपनी के किसी भी मुंशी को पता होगा कि अगले साल आपका रिटर्न कम आएगा? वो पहले से बता सकता है? कोई गारंटी से नहीं बता सकता। तो यही इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि आप अभी पहले ईयर एंड पर खड़े हो, तो आपको अभी यह पता है कि वेस्टिंग आज नहीं हुई, लेकिन आपको यह नहीं पता कि वेस्टिंग 3 साल बाद होगी। क्यों नहीं पता? क्योंकि अभी तक आपको सेकंड ईयर का रिटर्न नहीं पता। आप तो आज खड़े होके क्या सोचोगे कि भाई वेस्टिंग अगले साल हो जाएगी, इस साल नहीं हुई तो अगले साल हो जाएगी। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपका, आपके हिसाब से अभी वेस्टिंग पीरियड जो है वो 2 है, 3 नहीं है, क्योंकि आप जहां खड़े हो वहां पर आपको यह पता है कि मैं अगले वर्ष शेयर्स दूंगा। मेरा पॉइंट सबको क्लियर हो गया? ठीक है। तो बस इस क्वेश्चन में ये 2 मिनट की जो चर्चा है ना, बस ये इसी की यूएसपी है कि हम इस पॉइंट पर खड़े होकर ये नहीं सोच सकते कि वेस्टिंग तो अभी 2 साल बाद होनी है, क्योंकि हमें तो भविष्य का भी नहीं पता। तो हम यहां खड़े होकर तो यही मानेंगे कि अगले वर्ष वेस्टिंग होगी, तो 2 साल का वेस्टिंग पीरियड लग जाएगा। तो उस हिसाब से हम अपना खर्चा बुक करेंगे। तो कर लेते हैं। तो ये कितना आ गया? 14,25,000। ठीक है। माइनस फॉर्मेलिटी के लिए लिख लेते हैं, एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड। एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड, वो कुछ है नहीं, तो हम तो अभी यही मान लेंगे भाई देखो इतना खर्चा बुक कर लो, 14,25,000 का, क्योंकि हम आज तो यही सोचेंगे कि वेस्टिंग अभी अगले साल होने वाली है, तो टोटल वेस्टिंग पीरियड 2 वर्ष का ही होगा, तो हम आधा खर्चा आज बुक कर लेंगे 14,25,000 का। ठीक है, क्लियर होगी पॉइंट? अब उसके बाद अब इस आदमी को हटा देते हैं। अब हम आगे बढ़ गए, 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 और अब हम दूसरे ईयर एंड पर यहां खड़े हो जाते हैं। अब ये हम यहां खड़े होकर अब कुछ वार्तालाप करते हैं जहां ये आदमी अब खड़ा है। तो अब जैसे ही वो सेकेंड ईयर एंड खत्म हुआ, तो हमें पता लग गया कि सेकेंड ईयर में हमने कितना रिटर्न कमाया है, 10%। तो हमें अब पता चला कि भाई ये तो वेस्टिंग आज भी नहीं होगी। हमें अब पता चला क्योंकि हमारे रिटर्न 2 साल के 12% रह गए एवरेज, जबकि 13 होते तो मैं आज ही वेस्ट कर देता, लेकिन रिटर्न हमारे 2 साल के कितने रह गए एवरेज? मैंने निकाला था शुरू में 12। तो क्लियर हो गया पॉइंट आप बच्चों को? तो अब मुझे पता चला है कि वेस्टिंग आज नहीं होगी, अब पता चला है, पहले नहीं पता था, अब पता चला है। तो अब इस ईयर एंड की एंट्रियां करते हैं। तो तारीख लिख लेते हैं 31 मार्च 2003। तो एंट्री
CE अकाउंट डेबिट टू ESOO अकाउंट और PNL अकाउंट डेबिट टू ECE अकाउंट। तो अब फिर से निकालते हैं। तो नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल आप बताओ। 91। क्लियर है सब बच्चों को? 91 कैसे? क्योंकि वही 4000 और लोग मतलब लैप्स ऑप्शंस अनवेस्टेड वाले लैप्स हो गए थे। बिल्कुल सही। तो अब हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल है 91,000 इनटू फेयर वैल्यू 30 डिवाइडेड बाय। अब आप 2 साल बाद जब यहां खड़े हो, ऑब्वियसली अब तो सिंपल हो गई बात। तो अब तो आपको पता ही है ना, अभी आप यहां खड़े हो 2 साल बाद, तो अब तो पता है कि 2 साल तक तो वेस्टिंग होने नहीं वाली। तो अब आप कितना लोगे वेस्टिंग पीरियड? 3। अब आप 3 लोगे क्योंकि अब आप ये सोच रहे हो कि भाई अगले साल कर देंगे वेस्ट। तो इस बार आप वेस्टिंग पीरियड यही कहोगे कि अब 3 है, 3 साल बाद होगा। और कितने एक्सपायर हो गए? 2। तो कितना आ गया? 18,40,20। ओके, 18,20,000 ठीक है, माइनस एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड। कितना खर्चा आपने ऑलरेडी बुक कर लिया? वो पिछले साल का देख सकते हैं। 1425 हम पहले ही साल बुक करके बैठ गए। तो अब इस साल बड़ा कम लग रहा है। कितना बुक करना है? सिर्फ 395 है ना। तो देखो लॉजिकल भी है क्योंकि आपने पहले साल में बर्डन ज़्यादा डाल दिया था। तो अब सेकेंड ईयर में हम सिर्फ 395 का खर्चा बुक कर लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। 395 क्लियर। अब ये आदमी यहां से भी हटा देते हैं और अब हम पहुंच जाते हैं तीसरे वर्ष के अंत में। अब हम यहां पहुंच चुके हैं, थर्ड ईयर पर खड़े हैं। 3 साल खत्म हो गए। 3 साल, तीसरे साल का रिटर्न आया 7%। तो जब हमने तीनों साल का एवरेज निकाला रिटर्न, तो वो कितना आ रहा था? 10.33%। तो अब हमें पता लग गया भाई ये तो काम हो गया, 10% से ज़्यादा क्रॉस हो गया। तो हमारा वेस्टिंग पीरियड अब आज कंप्लीट हो गया। तो ईयर एंड पर आज की भी एंट्री डाल लेते हैं। 31 मार्च 2004 ECE अकाउंट डेबिट टू ESOO अकाउंट और PNL अकाउंट डेबिट टू ECE अकाउंट। चलो तो अब दोबारा से करते हैं कैलकुलेशन। तो अब तो सिंपल है। नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल 87,500 है ना। तो तीसरे साल के एंड में दिखा देता हूँ, बाई चांस किसी को नहीं समझ आ रही कहानी। तो अब देखो तीसरे साल के एंड तक पहुंच के हमारे 3500 ऑप्शंस और छोड़ के चले गए थे, लैप्स हो गए थे। ठीक है, तो अब हमारे बचे होंगे 87,500 ऑप्शंस इनटू फेयर वैल्यू 30 बटे वेस्टिंग पीरियड तो 3 है ही, पता ही है, और एक्सपायर्ड पीरियड 3 वो भी पता ही है। तो कितना खर्चा आ गया? 26,25,000। ठीक है जी। और माइनस एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड। कितना आप ऑलरेडी 2 साल में बुक कर चुके? 18,20,000। तो इस साल आप कितना और बुक कर लोगे? 8,05,000। ठीक है, तो इस साल का खर्चा आपका 8,50,000 रुपये और बुक हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर है कहानी किस प्रकार से चल रही है। तो ये आपने तीनों वर्षों के खर्चे बुक कर लिए 8,05,000। तो 3 ईयर एंड तक कहानी कंप्लीट हो गई। बस फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो एक्सरसाइज पीरियड शुरू हुआ। और एक्सरसाइज पीरियड में कितने ऑप्शंस ने कह दिया हमें शेयर दे दो?
85,000 अगर मान लो कि थर्ड ईयर में भी वो एवरेज अर्निंग पूरी नहीं होती, नहीं होती तो फिर ये सवाल ना बनता वैसे आपके लिए। अब उसको ईसॉप का अकाउंटिंग करवानी है तो कहीं तो वेस्ट करेगा ना, है ना। वैसे प्रैक्टिकली मान लो रिटर्न ना होता तीसरे साल भी तो फिर ये वेस्टिंग होती ही नहीं, है ना। तो फिर हम ये अगली एंट्री ही नहीं करते, फिर तो वेस्ट ही नहीं होते ईसॉप, तो फिर हम यहीं पे रोक के ख़त्म करके सवाल आगे बढ़ जाते। तो खैर ऐसा आपको नहीं करके देगा वो, वेस्ट तो करवाएगा ही। तो अब हम 85,000 को वेस्ट कर देते हैं। इन लोगों ने शेयर्स ले लिए तो उसकी एंट्री डाल लेते हैं। तो क्या डेट लिखें, एक साल बाद की लिख लेते हैं, चलो डेट तो है नहीं, तो 31 मार्च 2005 लिख लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, तो इसमें कौन सा प्राइस लेते हैं, एक्सरसाइज प्राइस, वो कितना था 20, तो ये आ गया 17 लाख। उसके बाद ESOO अकाउंट डेबिट, इसमें कौन सा प्राइस लेते हैं, फेयर वैल्यू, वो कितनी है 30, तो 25,50,000। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इसमें तो फेस वैल्यू वो तो सीधा सीधा है ही 10 रुपये, 8,50,000। तो बैलेंस कितना बच गया वो आप निकाल लो। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, पूरा एग्जैक्ट 34 लाख, ठीक है, तो पूरा एग्जैक्ट आ रहा है 34 लाख। तो ये आपका बैलेंस बच गया। तो 85,000 ऑप्शंस हमने ग्रांट कर दिए, मतलब दे दिए, और बस फिर उसके बाद आखिरी तो ओरली ही याद है, देखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद तो बस लास्ट में क्या हुआ था, हमारे 2500 जो वेस्टेड ऑप्शंस थे जो पक चुके थे वो लैप्स हो गए। तो 2500 वेस्टेड ऑप्शन लैप्स की भी एंट्री डाल लेते हैं। तो वेस्टेड ऑप्शन लैप्स्ड, तो कितने क्या है एंट्री, ESOO अकाउंट डेबिट, 2500 वेस्टेड ऑप्शन लैप्स हो गए। क्या प्राइस लेना है 30, वही फेयर वैल्यू। टू जनरल रिजर्व अकाउंट, तो ये आपका आ गया 75,000। ठीक है, क्लियर होगी कहानी। तो एक बार फटाफट ESOO से क्रॉस कंफर्म कर लो कि हम ठीक है, तो मतलब फिर हमारा ये क्वेश्चन भी जो मुझे डिस्कस करना था समाप्त हो जाएगा। तो ESOO चेक कर लो बस आप। चलो, तो मेन क्वेश्चन तो अब खत्म। अब कुछ छोटे क्वेश्चन बस डिस्कस करने, सॉल्व आप करोगे, मैं डिस्कस करूँगा, तो उस पर चलते हैं। चलो, तो हम एक क्वेश्चन नंबर मतलब इलस्ट्रेशन नंबर 1 डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं इसमें। ठीक है, ये सॉल्व आपको करना है, मैं बस डिस्कस करूँगा। ए कंपनी हैज़ इट्स शेयर कैपिटल डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, कंपनी के कुछ शेयर्स हैं जो कंपनी ने 10 रुपये ईच के कर रखे हैं। ऑन 1 अप्रैल इट ग्रांटेड 10,000 एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शंस, ठीक है, एट ₹40, ठीक है, व्हेन मार्केट प्राइस वाज ₹130, ठीक है। द फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन यूजिंग द ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल इज ₹90 पर ऑप्शन, ठीक है। द ऑप्शन वर टू बी एक्सरसाइज्ड बिटवीन 15 मार्च 2002 एंड 31 मार्च 2002। तो इसमें अगर आप देखो तो हम 1 अप्रैल को 2001 को ऑप्शंस क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, और हमारे ईयर एंड मत से मतलब जस्ट पहले ही 15 दिन का समय भी दे दिया कि आप एक्सरसाइज करवा सकते हो। इसका मतलब इनका जो वेस्टिंग पीरियड होगा वो लगभग 1 साल के अंदर ही पड़ गया। मतलब आपको ज़्यादा नौकरी नहीं करनी इस कंपनी में, आपको
मुश्किल से 11 महीने नौकरी करनी है और उसके बाद आपके ऑप्शंस वेस्ट हो जाएंगे, इसी साल वेस्ट हो जाएंगे। द एम्प्लॉयज एक्सरसाइज्ड देयर ऑप्शंस फॉर 9500 शेयर्स ओनली। तो 9500 शेयर्स जो हैं उन्होंने इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करवा लिया, मतलब उन्होंने कहा ठीक है भाई हम ले लेते हैं, ठीक है। द रिमेनिंग ऑप्शन लैप्स्ड, तो रिमेनिंग कितने बच गए, 500 ऑप्शंस बच गए, है ना, वो लैप्स हो गए। द कंपनी क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। तो कह रहा है कि एंट्रीज करके दिखाओ, ठीक है। तो पहले मौका मैं आपको देता हूँ, ठीक है, तो आप आराम से पहले आप करो 5 to 10 मिनट्स, फिर मैं डिस्कस करूँगा, फिर जो बात होगी देख लेंगे जो भी है। तो एक बार आप करो पहले, फिर ट्राई करके फिर करते हैं डिस्कस। चलो ठीक है, तो सबने कर लिया है, तो एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो हम इस सवाल के अनुसार अगर अपनी एंट्री करें तो इसमें क्योंकि एक ही साल हो रहा है वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट, तो आप इस साल के एंड में अगर एंट्री लिखते या लिखोगे तो मतलब एंट्री होगी ईयर एंड वाली, ECE अकाउंट डेबिट टू ESOO अकाउंट और PNL अकाउंट डेबिट टू ECE अकाउंट, है ना। ये आपकी पहली ईयर एंड की एंट्री होंगी। फिर इसका अमाउंट आपने निकाला होगा। अमाउंट निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला है कि ऑप्शंस अवेलेबल, तो कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, 10,000 इंटू फेयर वैल्यू 90 डिवाइडेड बाय वेस्टिंग पीरियड 1 ईयर ही है ऑलमोस्ट, और एक्सपायर्ड पीरियड भी 1 ही है। तो मतलब इन नटशेल हम, क्योंकि एक ही साल की वेस्टिंग है तो जो भी खर्चा होगा एक ही साल में बुक हो जाना है, तो 90,000 9 लाख रुपये आपका ये आ गया होगा, पहले ये लिख लेते हैं। फिर उसके बाद 9,500 ऑप्शंस ने कहा कि हमको शेयर दे दो, है ना, 9,500 ऑप्शंस ने कहा कि हमको शेयर्स दे दो। तो उसके लिए एंट्री हुई होगी, वो एंट्री कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, तो इसमें आपने 9,500 इंटू एक्सरसाइज प्राइस क्या था 40, तो ये कितने रुपए आ गया 3,80,000। उसके बाद ESOO अकाउंट में आपने 9,500 इंटू फेयर वैल्यू 90, 8,55,000 टू शेयर कैपिटल, तो ये तो 9,500 इंटू 10 सीधी सीधी फेस वैल्यू, और टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, जो आपका बैलेंस कितना आ रहा होगा 11,40,000, यही आ रहा है सबका। तो यहाँ तक पहले किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं, ठीक है। और उसके बाद कितने वेस्टेड ऑप्शन लैप्स हो गए 500, ठीक है। तो 500 वेस्टेड ऑप्शन लैप्स करने के लिए आपने क्या एंट्री करी होगी, ESOO अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व 500 वेस्टेड ऑप्शन लैप्स हो गए इनटू फेयर वैल्यू 90, ठीक है, तो 45,000, ओके, ठीक है। तो आपने यही 4 एंट्रियां करी, ठीक है। तो क्लियर है सबको, कोई भी डाउट दिक्कत तो नहीं। ऑप्शंस अवेलेबल में 10,000 क्यों लिए, क्योंकि 10,000 ऑप्शंस थे सवाल के अनुसार। जब हम 31 मार्च को खड़े हैं तो हमें ये भी तो पता होगा 15 मार्च को अगर किसी ने कोई भी ऑप्शन बेस्ट हुआ है तो वो ऑप्शन डिडक्ट नहीं कर देंगे। जब हम 31 मार्च को खड़े हैं तो हमें पता होगा ना कि पहले क्या हुआ होगा, मतलब कि उससे पहले 9,500 शेयर्स वेस्ट हुए हैं, उन्होंने अपना ऑप्शंस एक्सरसाइज करा है, ये पता होगा। हाँ, तो वो माइनस होने चाहिए थे। तो मतलब नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल ही 9,500 लेना चाहिए हमें, खर्चा उतना ही बुक करना चाहिए, ये कह रहे हो आप। इनका पॉइंट आपको समझ आया कि क्या कह रहे हैं।
हाँ, तो इसमें हमें एंट्री वैसे 31 मार्च को ही करनी चाहिए, या हम 15 मार्च को भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब ये जो नीला एरिया है यानी कि वो 15 तारीख से लेके 15 मार्च से 31 मार्च के बीच में वैसे कभी भी एंट्री हो सकती है, क्योंकि उसने एग्जैक्ट डेट तो नहीं बताई। लेकिन अब हम कुछ और क्रिटिकल बात पर चर्चा करेंगे, वो ये, अब आप ध्यान से देखना, आपने जो करा या सोचा मतलब ये ठीक है, आपके अभी की नॉलेज के हिसाब से इतना कर लिया, मतलब आपको 100 और 100 मार्क्स मेरी तरफ से मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन कुछ बातें अब मैं डिस्कस कर लेता हूं। अब इसमें हमारा 15 मार्च से एक्सरसाइज पीरियड शुरू हो चुका है, राइट। तो इसमें टेक्निकली हम अभी एक साल भी कंप्लीट अभी पूरा तो वैसे तो नहीं करे, मतलब हम ईयर एंड तक भी नहीं पहुंचे और एक्सरसाइज पीरियड शुरू हो चुके हैं, यानी कि ईयर एंड भी नहीं हुआ और एक्सरसाइज पीरियड शुरू हो चुका, राइट। तो अभी जब हमने एक साल भी अभी कंप्लीट ही नहीं करा वैसे लॉजिकली, तो इन एंट्रियों में हमें थोड़ा सा तब्दीली करनी पड़ती है। तब्दीली का मतलब है इस क्वेश्चन में या इस तरह के क्वेश्चन में हम फिर ये नकली रिजर्व बनाते ही नहीं हैं। अब इस पॉइंट को समझाने के लिए मैंने 2 लेक्चर लगा का खेल करा। अब 2 लेक्चर का खेल करके आप ये सीख चुके हो कि ये जो ESOO नकली रिजर्व होता है, ये अंत में हमेशा क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो आपने जैसे 4 एंट्रियां कर ली, कोई बात नहीं है, आपकी अभी के हिसाब से, नॉलेज के हिसाब से वो ठीक है। और इन चारों एंट्रियों को अगर आप देखो ध्यान से, या इन चारों एंट्रियों के पश्चात ESOO क्या हो जाएगा, देखो 0 हो रहा है, कैंसिल हो रहा है ना। तो जब हम एक साल के भीतर ही वेस्टिंग कर रहे हैं और ईयर एंड भी नहीं हो रहा, तो ये नकली रिजर्व बनाने की प्रक्रिया हमें फॉलो नहीं करनी पड़ती, क्योंकि कुछ लॉजिक नहीं है ना भाई। देखो, हमें बैलेंस शीट कब बनानी है, ईयर के एंड में, तो हम बैलेंस शीट बनाने से पहले ही एक नकली रिजर्व भी बना रहे हैं, फिर उसको फोड़ भी रहे हैं, मतलब खत्म भी कर रहे हैं। तो क्या लॉजिक हुआ बैलेंस शीट डेट का? तो हमें बैलेंस शीट डेट पर यानी 31 मार्च को जब ESOO का कोई अस्तित्व ही नहीं होता, तो हमें इसको लिखने की मतलब ज़रूरत है ही नहीं। एक तरह से ये भी कह सकता हूँ मैं, तो अगर मैं इसको ESOO को इन चारों एंट्रियों से ऐसे गायब कर दूं, तो मतलब वैसे एज एन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि ये चारों को मिला के वो वैसे भी 0 हो रहा है। पहले इतनी बात क्लियर हो गई, तो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है जी, ये हट गया। अब इसको हटाने के पश्चात जो बची हुई एंट्रियां हैं, अगर हम उन्हें देखेंगे, तो उन बची हुई एंट्रियों को थोड़ा सा मॉडिफाई हम कैसे करते हैं, उस पर एक बार आपके साथ चर्चा कर लेता हूँ। तो अब आप देखो, हमारा जो पहली एंट्री है, उस पहली एंट्री में खाली ECE अकाउंट डेबिट में लिखा हुआ है ना, 9 लाख रुपए। और जो हमारी दूसरी एंट्री है, उसमें हमने ECE अकाउंट क्रेडिट में लिख रखा है 9 लाख रुपए, जो PNL में जा रहा है। यानी कि सेकेंड एंट्री ये कह रही है कि हम कितना खर्चा बुक कर रहे हैं, 9 लाख रुपए का, है ना। यानी कि हमने अपने PNL पर कितना दबाव डाल दिया है, 9 लाख रुपए का। लास्ट एंट्री जो चौथी, अब उस पर फोकस करो। लास्ट एंट्री में हम जनरल रिजर्व को क्रेडिट कर रहे हैं 45,000। तो जनरल रिजर्व को क्रेडिट करने का मतलब है कि आप एक तरह से प्रॉफिट में वापस पैसा डाल रहे हो या रिजर्व में वापस पैसा डाल रहे हो 45,000 का। तो इसका अब अकेले का कोई लॉजिक तो है नहीं, क्योंकि जब हमारे पास ESOO नहीं है तो जनरल रिजर्व में पैसा कहां से आया, फिर तो ये बेकार हो गया पॉइंट। तो अब आप देखो बड़े ध्यान से, अगर मैं इस 45,000 के जनरल रिजर्व को और इस PNL में डेबिट हुए 9 लाख रुपए को नेट ऑफ कर दूं, नेट ऑफ का मतलब है PNL में डेबिट करने का मतलब है आप प्रॉफिट कम कर रहे हो, और रिजर्व में डालने का मतलब है आप रिजर्व बढ़ा रहे हो, जिसका वैसे कोई लॉजिक नहीं बनता। तो मैं अब रिजर्व को भी देखो हटा देता हूं, ये रिजर्व को मैं गायब कर रहा हूं 45,000 का, और इसकी जगह मैं PNL को लिख रहा हूं 855। तो मुझे आप बताओ कि आपको तकलीफ तो नहीं है? एज एन अकाउंटिंग ये भी बात तो ठीक ही है और सेम ही है, कोई दिक्कत इसमें भी नहीं है। ये क्लियर हो गया पॉइंट? तो अब देखो हम अपनी एंट्रियों को कैसे थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। सेकेंड एंट्री जो लिखी हुई है, अब PNL अकाउंट डेबिट टू ECE, अब ये टैली नहीं कर रही, क्योंकि PNL में डेबिट है 855 और ECE अभी क्रेडिट है 9 लाख। तो हम क्या करेंगे, हम ECE को भी 855 कर देते हैं।
अब अगर यहां ECE को 855 करा और ऊपर ECE डेबिट में 9 लाख खड़ा होगा तो वो लॉजिक गलत हो रहा है। तो हमें ऊपर वाले ECE को भी कितना कर देना चाहिए, 855, ताकि वो बात ठीक बन जाए। तो मैंने ऊपर वाले ECE को भी 855 क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो हम यहां तक पहुंच गए। अब जो बेचारा अकेला वो 1 एंट्री में डेबिट में लिखा हुआ है, ऐसी कोई जर्नल एंट्री तो होती नहीं, और 3rd एंट्री अगर आप देखोगे तो वो मैच नहीं हो रही। तब देखो इसको मैच कैसे करवाएंगे, हम एक छोटा सा खेल रचेंगे। जो बेचारा ECE अकेला डेबिट में खड़ा है उसको कहेंगे भाई तुम नीचे आ जाओ, और उस ECE को हम इस 3rd एंट्री में डेबिट साइड पर चिपका देंगे। तो अब आप देखो कि क्या 3rd एंट्री मैच हो गई। ये देखो कि क्या आपकी 3rd एंट्री मैच हो गई। नहीं हो रही। कितना डिफरेंस आ रहा है अभी भी, वो बैंक अकाउंट डेबिट 3,80,000 था, वो 3 गायब हो गया था। बैंक अकाउंट डेबिट 3,80,000, फिर 855 ECE डेबिट, 2 शेयर कैपिटल 95 और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम हो गई, मैच हो गई। श्योर, डेबिट का और क्रेडिट का दोनों का टोटल बराबर आ रहा है, एंट्री मैच हो रही है, मतलब 3rd वाली। ठीक है, तो अब देखो इसका लॉजिक पूरी कहानी का। जब हमने 1 साल के अंदर ही वेस्टिंग करी है ना, अब इसको समझते हैं। जब हमें 1 साल के अंदर ही वेस्टिंग करी हमने, तो जैसा इन महोदय ने कहा था ना, उस पॉइंट में लॉजिक है ये। आप ये बताओ, आपको 15 मार्च से ही पता लगना शुरू हो जाएगा एक तरह से कि कितने लोग वेस्ट करा रहे हैं, और साल खत्म होते 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 हमें पूरी तरह से पता चल चुका है 31 मार्च वाले दिन कि कितने लोगों ने अपने ऑप्शंस एक्सरसाइज करवाए हैं, सिर्फ 9500 लोगों ने। तो हम खर्चा जो बुक कर रहे थे ना 10,000 ऑप्शंस अवेलेबल लेकर, वो शुरू में ही हम गलत कर रहे थे, क्योंकि हमें ईयर एंड पर पता है ना कितने लोगों ने अपने शेयर्स वेस्ट करवाए, 9500। तो हमें खर्चा भी कितने शेयर्स का बुक करना चाहिए, सिर्फ 9500। अब आप फटाफट एक कैलकुलेटर पे बटन दबा के देखो, 9500 इंटू फेयर वैल्यू थी आपकी 90, ये करना, देखो 855 ही आएगा, आ गया ना 855। तो हमारा जो खर्चा है जो हमें बुक करना है ना 855, वो एक तरह से हमें 9500 शेयर्स पर ही बुक करना है। तो अब देखो ECE डेबिट 855 का मतलब है कि हम खर्चा कितने ऑप्शंस का बुक करेंगे, सिर्फ 9500 का ही खर्चा बुक करेंगे हम। और ESOO बनाने की हमें आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि 1 साल के अंदर ही जब काम खत्म हो जाना है, तो ESOO बनाओगे फिर उसे 0 करोगे तो वो ऑटोमेटिकली बेकार बात है। तो अब इस एंट्री को अगर हम ध्यान से देखें तो बस इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है और कुछ भी नहीं। वो क्या, हमने 9500 जो ऑप्शंस इशू करे, तो आप बैंक अकाउंट डेबिट में तो 9500 लिखते ही हो, ये तो एज इट इज रहेगा। 2 शेयर कैपिटल में आप फेस वैल्यू लिखते हो, ये एज इट इज रहेगा। 2 सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर आप बैलेंसिंग फिगर लिखते हो, वो एज इट इज रहेगा। अब हम ओरिजिनली क्या पढ़ा था हमने कि हम ESOO को डेबिट करते हैं। क्यों डेबिट करते थे ESOO को हम यहां पे, क्योंकि पहले हमने एक नकली रिजर्व बना रखा होता था और फिर उसको हम यहां पे फोड़ देते थे। लेकिन जब हम 1 साल के अंदर ही लोगों को वेस्ट कर रहे हैं, तो हमने नकली रिजर्व तो बनाया ही नहीं, और जब नकली रिजर्व बनाया ही नहीं तो उसको फोड़ेंगे भी नहीं, भाई फोड़ कैसे सकते हैं जब बनाया ही नहीं। तो इसीलिए जो ट्विस्ट है एंट्री में वो सिर्फ ये है कि हम सीधा किसे डेबिट कर देते हैं, जो हमारा खर्चा है। तो सीधा हमने ECE को डेबिट कर दिया, जो हमारा खर्चा है। कितना है खर्चा, 9500 का, दैट्स इट। तो इसमें हमारा कोई नकली रिजर्व बनता ही नहीं। तो इसीलिए इसमें आपको देखो 500 जो वेस्टेड ऑप्शन लैप्स भी हुए ना, आप उसकी वैसे एंट्री क्या करते हो, मतलब वैसे हम क्या करते थे, ESOO डेबिट टू जनरल रिजर्व। तो जब हमने ESOO बनाया ही नहीं, तो उसको यहां पर डेबिट करने का भी कोई लॉजिक है ही नहीं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में आपको ये एंट्री मतलब मिलती ही नहीं है। आपकी सिर्फ कितनी एंट्री होती है इस 1 साल के क्वेश्चन में, 2 एंट्री होती है।
तो समझ आ गया लॉजिक। मैं आपको इसका एक सवाल और दूंगा बिल्कुल सेम, लेकिन पहले आपको आंसर डिस्कस करके दिखा देता हूँ कि देखो एंट्री जो है वो क्या होंगी। तो देखो पहली एंट्री ध्यान से देखना, इनकी डेट देखो क्या दे रखी है, 15 मार्च टू 31 मार्च। तो आप कोई भी डेट लिख सकते हो। फिर एंट्री पढ़ो, बैंक अकाउंट डेबिट, ये आप समझ गए 3,80,000 बैंक अकाउंट डेबिट। अगला देखो क्या डेबिट, ECE डेबिट, ये समझ गए। तो इसका मतलब ये उन्होंने डायरेक्टली खर्चा बुक कर लिया, नकली रिजर्व नहीं बनाना, ESOO इसमें नहीं बनाना क्योंकि है ही नहीं, कुछ नहीं है। 2 शेयर कैपिटल, ये आप समझ गए एज इट इज। ईयर एंड की, हाँ ईयर एंड की कौन सी वाली, PNL वाली, वो आएगी ये रही, वो ये रही ईयर एंड की PNL वाली कह रहे हो ना, वो अभी इनकी नीचे आ गई, हमने ऊपर कर दी थी वो क्योंकि ऑर्डर ऐसे हो गया था। लेकिन एंट्री 2 ही आएंगी, देखो एंट्री 2 ही आएंगी, एक जो शेयर्स इशू करे और दूसरा PNL वाली। मैं अपनी भी दिखा देता हूं, एक बार आप मेरी वाली भी देख लो, मतलब इधर वाली। अब हमारी देखो 2 एंट्रियां कौन सी थी, बस एक खर्चा जो PNL में जा रहा है और एक जो शेयर्स इशू हो रहे हैं। आपको ESOO की इसमें कोई आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि हम 1 साल के अंदर जब शेयर्स वेस्ट कर देते हैं तो हम नकली रिजर्व नहीं बनाते, और जब उसको बनाते नहीं है तो फोड़ेंगे भी नहीं। क्लियर हो गया पॉइंट से? तो हमको 2 ही एंट्री करनी है बस, एक शेयर्स इशू करने की और एक PNL में खर्चा बुक करने की। तो बिल्कुल क्लियर है सब बच्चों को? हाँ, तो ये इसीलिए मैं आपको ब्लॉक बनवा के कटवा दूंगा। तो आपकी जो सही सॉल्यूशन की एंट्री बनेगी वो कौन सी बनेगी, ये वाली बनेगी, है ना। अब इसका बिल्कुल एक सेम क्वेश्चन और करेंगे ताकि ये पता लग जाए कि आप भी सीख गए कि नहीं। तो आप इन्हें नोट कर सकते हो, मैं या फिर आपको दिखा देता हूं, मतलब ये सॉल्यूशन की इस ऑर्डर में नोट कर सकते हो। तो पहले आप शेयर इशू की कर लेना और फिर उसको PNL वाले में खर्चे को ट्रांसफर करने की कर लेना। मतलब आप इन दोनों एंट्रियों को नोट कर लो। नंबरिंग मैं चेंज कर देता हूं, ये नंबर 2 है और ये नंबर 1 है। तो आपको बस ये एंट्री करनी है। ESOO की एंट्री होगी भी नहीं, ना उसका कोई महत्व होता, क्योंकि हम 1 साल के अंदर ही शेयर्स वेस्ट कर रहे हैं। चलो, तो एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, मतलब आप बिल्कुल सेम जैसा इलस्ट्रेशन 1 में बातें सिखाई उसी तरह इलस्ट्रेशन 3 है, लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं ताकि आप फोकस कर पाओ उस बारीकी पर। अरिहंत लिमिटेड हैज़ इट्स शेयर कैपिटल डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच ऑन 1 अक्टूबर 2001। इट ग्रांटेड 20,000 एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन एट ₹50 पर शेयर। ठीक है। When the market price was ₹120 per share, the fair value of the options calculated as per option pricing model is ₹70। ठीक है, ये fair value है। The options were to be exercised between 10 दिसंबर से लेकर 31 मार्च के बीच। तो एक बार ध्यान से देखो, हम कब ऑप्शंस दे रहे हैं, 1 अक्टूबर वाले दिन, यानी कि अगर मैं फाइनेंशियल ईयर की बात करूं तो 1 अक्टूबर वाले दिन तो आप ऑप्शंस दे रहे हो 2001, और उसी साल मतलब 2 महीने बाद ही 10 दिसंबर से आपने वेस्टिंग शुरू कर दी। तो मतलब इस कंपनी में तो मात्र आपको बस कितने महीने ही नौकरी करनी है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर भी मतलब पूरा नहीं है, 15 दिसंबर से वेस्टिंग शुरू हो गई 31 मार्च तक। तो इसका मतलब आपका इसमें साल के अंदर अंदर ही वेस्टिंग हो रही है ना। तो बन गया वही कहानी पहले एग्जाम्पल की तरह, पहले क्वेश्चन की तरह। अब लिखा है द एम्प्लॉइज एक्सरसाइज्ड देयर ऑप्शन फॉर 16,000 शेयर्स ओनली। तो आपको पता है कि मात्र कितने ही शेयर्स इशू हुए, सिर्फ 16,000 बच गए, लैप्स हो गए। कंपनी 31 मार्च को अपनी किताब क्लोज करती है, तो कह रहा है जर्नल एंट्री शो करो। चलो, तो अब आप करो, और अगर ये सही तो मतलब कि अपना पूरा कार्यक्रम समाप्त। चलो, तो आपने 2 एंट्री करी होंगी, है ना। तो पूछ लेते हैं आपसे। तो पहली एंट्री जिसमें हमें शेयर्स इशू करने, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपए,
करा आपने? हाँ, तो कितने रुपए आ गए? 8 लाख। वेरी गुड। तो ये क्लियर पहले सबको? हाँ, तो इसमें आप ऐसे ही डाल दोगे डेट 10 दिसंबर टू 31 मार्च, क्योंकि कभी भी हुआ हो एक्सरसाइज हमें नहीं पता। उसके बाद फिर क्या डेबिट करा? ECE, है ना। तो अपने को अब ESOO नहीं करना डेबिट, उसको बनाने की मतलब नकली रिजर्व की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम इसी में सीधा खर्चा कितने 70 के हिसाब से बुक कर लेंगे, 11,20,000, ठीक है। 2 शेयर कैपिटल में तो फेस वैल्यू 1,60,000 और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम 17,60,000। तो क्लियर हो गया सबका? यही है, कोई भी दिक्कत डाउट तो नहीं? बस। और दूसरी एंट्री तो आपने क्या कर दी होगी? PNL डेबिट टू ECE, जो हमारा 11-20 का खर्चा हुआ उसको PNL में डेबिट कर दें। तो आपको ESOO की कोई भी एंट्री नहीं करनी बेसिकली, है ना। तो अब एक बार बस दिखा देता हूँ इनका सॉल्यूशन। तो देखो पहली एंट्री में डेट वही डली हुई है, 10 दिसंबर से 31 मार्च, कभी भी बैंक अकाउंट डेबिट 8 लाख, ECE डेबिट 11,20,000, राइट। 2 शेयर कैपिटल 1,60,000 और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम 17,60,000। और दूसरी एंट्री खर्चा बुक करने की, PNL अकाउंट डेबिट टू ECE। तो क्लियर हो गया सबको अच्छे से? चलो, तो बस डन फॉर द डे, छुट्टी। तो बस आपको रिवाइज करना है आज 99.99%। नेक्स्ट क्लास में फिर ये हमारा चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा, है ना। सारे हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर लिए, बस रिमेनिंग जो क्वेश्चन है वो छोटे छोटे करेंगे।